Hello students, I am back with your first chapter of mathematics, class 10th, chapter number 1, real numbers. So, क्या करने वाले हैं, हमारी क्या प्लानिंग है 10th स्टैंडर्ड के लिए? इस बार 100% मार्क्स। समझ आई? क्या करने वाले हैं हम लोग? 100% मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों। अगर इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और रेगुलर पढ़ाई कर ली, जैसा हम यहाँ बताते हैं सिर्फ उतना कर लिया, तो आपकी परसेंटेज गारंटी के साथ बोलती हूँ 90 to 95% आप स्कोर करोगे ही। हम लोग आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं, रिकॉर्डेड सेशंस में भी और लाइव सेशंस में भी। आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। आप हमारा कोई भी वीडियो मिस मत करना। साइंस का एक वीडियो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, उसका भी हम लाइव सेशन लेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सोशल स्टडीज के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे, इंग्लिश के चैप्टर्स कवर करेंगे। सो आपको क्या करना है? You have to stay tuned on our channel and keep an eye on the live sessions. जब भी हम लाइव सेशंस को शेड्यूल करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और वो तभी होगा जब आपकी नोटिफिकेशन बेल ऑन रहेगी। फ्री में सब्सक्रिप्शन है, इसको सब्सक्राइब कर लो। सारी की सारी टीचिंग लर्निंग फ्री है, सारे सब्जेक्ट्स आपको फ्री में मिलेंगे। आपको सीखना है, छोटा छोटा हम होमवर्क देंगे, वो प्रैक्टिस के लिए वो प्रैक्टिस करना है। हमारे जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, टेलीग्राम के चैनल की लिंक है, वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी सेशन अटेंड करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है? एक नोटबुक लेके नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे। मेरी वेबसाइट है learnerscholar.com, वहां पे जाके आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इतनी चीजें मिल जाएंगी कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पैसे बिल्कुल कहीं पे भी खर्च नहीं करने हैं, टाइम कहीं वेस्ट नहीं करना। कोई भी नई बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सारी चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सारे नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल जाएंगे। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, बहुत ही इजी चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक है। और ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल है बच्चों। थ्योरेटिकल है मतलब क्या? कि आपको इसमें लिखने वाला पोर्शन ज्यादा है और बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीएस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स, बिलीव मी। देखो, फर्स्ट आवर मोटिव इज टू स्कोर 100% मार्क्स, राइट? एंड दूसरी चीज क्या है? आपको इसके लिए करना क्या है? आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है और हमारे सेशंस क्या करने हैं? रेगुलरली अटेंड करके रेगुलर होमवर्क करना है। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिलेंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, आप क्या करोगे? वो सारे डाउट्स एक कॉपी पेन लेके अपने पास लिख रखोगे। जब भी हमारा लाइव सेशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। बात, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए, आपको सिर्फ हमको बताना है। हमारे लाइव सेशन में जो हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, वहीं पे आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो तो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की तरफ। इसमें क्या है आपका? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। देखो बच्चों, आपकी जो पढ़ाई है वो एक क्लास से दूसरी क्लास में लिंक्ड होती है। अभी तक पढ़ते पढ़ते जब आप 10th स्टैंडर्ड में पहुंचे हो तो इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। जो हमने 5th 6th 7th छोटी क्लासेस में हमने जो पढ़ा है, एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें बेस है इस चैप्टर की। मैंने एक और वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पीछे की आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको किस तरीके से हम मैथ्स में या साइंस में आगे लेके जाएंगे, और आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है 10th की मैथ्स के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप बाद में जैसे ही आपको टाइम मिले तो वो वीडियो देख लेना। उसमें क्या होगा, आपको प्रिपरेशन समझ में आ जाएगी। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर आपके स्कूल्स में सीबीएसई में कवर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें हैं जो नहीं समझ में आई होंगी, तो यहाँ पे इस वीडियो में वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत इजीली बताऊंगी और पूरा डीप में जाके मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। कहीं पे भी कोई भी डाउट्स आपका रहेगा नहीं।
रहता है तो हमारा कमेंट सेक्शन है ही, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे भी मुझे लिख के भेज सकते हो कि मैम ये चीज मुझे समझ नहीं आई, तो हम वीडियोस में और कमेंट सेक्शन में आपको जरूर वो चीजें समझाएंगे और आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है? तो देखो, व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स इंक्लूड रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स आपने पढ़े हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? मतलब आपके जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें दोनों चीजें आती है, आपके रेशनल और इरेशनल नंबर्स। आपने बहुत सारी चीजें 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, उसमें आपने रेशनल नंबर्स भी पढ़े हैं और आपको पता है कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है, मालूम है ना? तो हम वही चीजें रिवाइज करने वाले हैं। और आपके इस चैप्टर में मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे आपको प्रूफ करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि ये बॉक्स है, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि ये बॉक्स है। आपको पता है ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि रेक्टेंगुलर है। जो दिख रहा है वो नहीं, आपको पूरा प्रूफ करके बताना है बच्चों, क्या कि ये रेक्टेंगल है। यही चीजें हैं इस चैप्टर में। सिंपली जो आपको चीज नजर आ रही है उसी चीज को आपको प्रूफ के थ्रू बताना है कि ये चीज है। आपको पता है लेकिन दूसरे को समझाना है। जैसे छोटा बच्चा है तो आपको एबीसीडी आती है, उसको बताना है कि ये ए है बेटा, समझ आया? तो उसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। अभी रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें आप पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है रेशनल और इरेशनल नंबर की। उसके बाद रियल नंबर जितने भी होते हैं उनको आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। 9th स्टैंडर्ड में आपने देख लिया √2, √3, √9.3, √5, √7, उसको आप कैसे शो करोगे नंबर लाइन पे, सिंपल। और आपको छोटी क्लासेस में बताया गया है कि सारे इंटीजर्स आप प्लस माइनस और जीरो करके कैसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया व्हाट आर रियल नंबर, जिसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, आप जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे, वो हम सारे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। बहुत सालों के क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उनको हम पूरा देख के एक्सप्लोर करके आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के आते हैं, वो हम अपने वीडियोस में डालते हैं। जैसे आपका है लीस्ट कंपोजिट नंबर, इस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है लीस्ट प्राइम नंबर। तो आपको पता है कंपोजिट और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका कौन सा नंबर है? 7 ऐसा नंबर है जो कि अपनी ही टेबल में आता है और आता है 7 की टेबल में। राइट और रॉन्ग? इज इट ट्रू? है ना? 7 या तो 1 की टेबल में आएगा या 7 की टेबल में आएगा, तो 7 क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। उसी तरीके से 5 भी ऐसा नंबर है, 3 भी ऐसा नंबर है जो अपनी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। तो इनके कौन से फैक्टर हुए? 2 फैक्टर, 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। ये सारे कौन से हुए? प्राइम नंबर्स। इसके अलावा, प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 यानी 8 2 जा 16 एंड देन 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। कितने फैक्टर्स हुए? 16, 1, 4, 2, 2। अगर 4 को और तोड़ेंगे तो 4 2 आ जाएंगे, मतलब 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 16 की, 1 की। तो क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। सिंपल। जो हमारी पहले वाली नॉलेज थी उसको हमने ब्रश अप कर लिया। 5th और 6th में ये सारी चीजें हमें पढ़ाई जाती है। HCF एलसीएम निकालना भी हमें प्रीवियस क्लासेस में सिखाया गया है, हम उसको ब्रश अप करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे आप। राइट, चलो अब लीस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो बेटा देखो, आपका जो 1 है उसको न तो कंपोजिट माना जाता है न प्राइम माना जाता है। 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो उसके बाद जो नंबर आता है 2। अब आप 2 को लोगे तो 2 सिर्फ 2 की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा। तो 2 क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ ना? बाकी जो नंबर है वो 2 से ऊपर है, तो इसलिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2। राइट, अब हम लीस्ट कंपोजिट नंबर देखेंगे। तो कंपोजिट नंबर में अगर हम 3 की बात कर रहे हैं तो 3 अपनी टेबल में आता है या 1 की टेबल में, तो ये क्या हो गया?
प्राइम नंबर हुआ। उसके बाद हम आते हैं 4 पे। अगर हम 4 देखते हैं तो 4 2 2 जा 4 होता है, मतलब 4 4 की टेबल में, 1 की टेबल में और 2 की टेबल में आ रहा है, तो 4 क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। 4 से पहले कोई कंपोजिट नंबर है नहीं है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हुआ, 4 हुआ। आई बात समझ में? ये कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एलसीएम हम कैसे निकालते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, पहले हम उससे शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी चीज सीखनी है तो हम क्या से सीखेंगे, ये क्या है, पहले हम सीखेंगे कि ये है क्या, उसके बाद हम उसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, अभी रियल नंबर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रेशनल और इरेशनल से मिलके बना है। सिंपल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई कि पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो वो होते हैं रेशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, राइट। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि अगर p और q में से p अंदर रख के q से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, समझ आई? ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, राइट। जैसे कि टर्मिनेटिंग यानी हमने p को q से जब डिवाइड किया तो उसका वैल्यू आया 0.4, उसके बाद आगे कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब टर्मिनेट यानी खत्म हो गया। और रिपीटिंग मतलब होता था 0.333 एंड सो ऑन, तो मतलब कोई भी नंबर है वो रिपीट होता चला जा रहा है। तो यही दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर्स के होते हैं। जब हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी खत्म नहीं होता, एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी बोला जाता है, मतलब कोई भी पैटर्न, कोई भी नंबर, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो रिपीट होगी, राइट। ये चीजें वो है जो हम पहले पढ़ चुके हैं और अभी हम अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, एचसीएफ और एलसीएम की तरफ। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है, ठीक है। व्हाट, पहले आप समझोगे व्हाट, फिर आप समझोगे हाउ, ठीक है। देखो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि यू बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर, मतलब तुम मेरे मल्टीपल बन जाओ, मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा, ठीक है। पढ़ा था ना छोटी क्लासेस में। उसमें क्या था कि आपको उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे 16 है और 4 है, 4 की टेबल में 16 आता है, राइट। तो 16 क्या हुआ, 4 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। और 4 क्या हुआ, 16 का फैक्टर बन गया, राइट। तो 16 4 को बोलेगा कि यू बी माई फैक्टर, आई विल बी योर मल्टीपल, और 4 16 को बोलेगा यू बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर। समझ आया? वाइस वर्सा होता है। तो हम जब एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ में हमको बोला जाता है कि ये एफ क्या होता है, फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। देखते जाओ बच्चों, बहुत इजी है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। 10th स्टैंडर्ड में मैं आपको बता रही हूं कि कोई भी आपको क्वेश्चंस वो नहीं बता देगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो किसी भी तरीके का कहीं से भी क्वेश्चन देंगे आप सॉल्व कर ले जाओगे।
और बोर्ड एग्जाम होता क्या है, कोई हवा नहीं है, वो सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को टेस्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट की नॉलेज को टेस्ट करते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तभी आपको पता लगेगा कि आपको निकालना क्या है। कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको देते हैं, कभी भी पेपर टफ नहीं आता है, पेपर ट्रिकी आता है। ट्रिक्स होती है कि आपको घुमाया जाएगा, लेकिन आपको अपना रास्ता ढूंढ लेना है। जैसे हम कैसे पजल सॉल्व करते हैं कि देखो, आपने छोटी बचपन में या फिर न्यूज़पेपर में भी पजल्स आती है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, घुमा फिरा के रास्ता दिया जाता है, बस वही है आपका बोर्ड का पेपर। आपको घुमा फिरा के देंगे और आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, कैसे से पहले क्या को समझो। तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आपको एक तो फैक्टर निकालना है, जो कि मैंने बोला कि ये होता है जिसकी टेबल में दूसरा नंबर आता है। कॉमन यानी कि आपको 2 या 3 नंबर दिए होंगे, उसमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो ढूंढने हैं। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा 2 या 3 नंबर के बीच में और सब में आ रहा होगा, वो आपका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं बहुत इजीली आपको बताऊंगी कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। पहले आप समझ लो एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। और दूसरा होता है एलसीएम। एलसीएम में भी एक चीज आती है कॉमन। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एम फॉर मल्टीपल यानी ये वाला आपका 16, राइट। तो आपको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा। कॉमन यानी सारे नंबर्स में आने वाला नंबर होगा, मल्टीपल होगा, उसको बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले मैं एक चीज आपको और बता देती हूं। देखो, ये है आपका, एक होता है डिविजिबल बाय, एक होता है डिवाइड्स। फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। तो नंबर मतलब ये ऐसा नंबर ढूंढो जो इन इन नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप कौन सा नंबर, देखो जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो नेचुरली बड़ा होगा, और जो डिवाइड कर रहा है वो छोटा होगा। मतलब जिसकी टेबल में जो दूसरा नंबर आ रहा है, जैसे 4 की टेबल में 16 आ रहा है, तो 16 बड़ा है और 4 छोटा है। तो आपको अगर ये दिया गया हो कि ऐसा नंबर ढूंढो कि जो कि सारे ही नंबर से डिविजिबल हो, तो आप क्या ढूंढोगे, मल्टीपल यानी बड़ा सा नंबर, तभी तो वो सबसे डिवाइड होगा। और अगर आपको ये वाला कीवर्ड दे रखा है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो डिवाइड कर दे, तो जो डिवाइड कर रहा है वो तो छोटा सा नंबर होगा। तो क्या ढूंढोगे, फैक्टर। फैक्टर किसमें है, एचसीएफ। क्या निकालोगे, एचसीएफ। अगर आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा नंबर ढूंढो कि जो डिविजिबल हो यानी बड़ा नंबर, बड़ा नंबर क्या है, मल्टीपल है, तो क्या ढूंढोगे, एलसीएम। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं, जो आगे जाके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उससे ये चीजें हमको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, और अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माइंड में यहाँ पे अच्छे से बैठ जाएगी। बहुत डेप्थ में पढ़ाई करोगे तो ही आपको 10th में 100% मार्क्स मिलेंगे। समझ आई, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है, एचसीएफ हम निकालेंगे 30 और 75 का, ठीक है। हमें फैक्टर निकालना है, मतलब नंबर्स बड़े होंगे तभी उनके हम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। अगर हमने बहुत बड़े नंबर भी नहीं लिए, बहुत छोटे भी नहीं लिए, मीडियम नंबर लिए हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। 30 और 75 दो नंबर्स हैं, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम 30 का क्या देखेंगे कि इसको अब हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर समझते हो, समझाया मैंने, समझ में आया कि हम 30 किस किस की टेबल में आता है, वो सारे नंबर होंगे 30 के फैक्टर्स। जैसे 31 की टेबल में आता है, 32 की टेबल में आता है, 33 की टेबल में आता है, और 4 की टेबल में नहीं आता है। 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 7 8 9 फिर 10 की टेबल में आएगा, ठीक है। 11 12 13 14 में नहीं आएगा, 15 की टेबल में आएगा, ठीक है।
उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे करते करते लास्ट में 30 की टेबल में आएगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, 30 के फैक्टर्स हो गए, क्योंकि 30 इन सारे नंबर्स की टेबल में आता है। अब हम क्या देखेंगे, 75। 75 1 की टेबल में तो आता ही है, सारे नंबर 1 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में ये नहीं आएगा, फिर 3 की टेबल में ये आएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमें छोटी क्लासेस में समझाए गए हैं कि अगर इन दो नंबर को प्लस कर देते हैं तो हमको 12 मिलेगा, जो 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 75 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा। जिन नंबरों में लास्ट में 5 और 0 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी ये 15 की टेबल में आएगा, सीधा 25 की टेबल में जाएगा ये। ठीक है, करके देखना, समझ में आएगा। उसके बाद सीधा ये 75 की टेबल में जाएगा। तो ये हो गए आपके 30 के फैक्टर्स और 75 के फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे कि इन पे देखो, अब हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। इसमें क्या है, दूसरा वर्ड कॉमन। तो ये रहे कॉमन फैक्टर्स 1, और उसके बाद आपका 2 इसमें नहीं है, 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 15 है, 15 भी आ रहा है इसमें। ठीक है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है। अभी इसके आगे कोई वर्ड कैसा दिख रहा है कि आ जाए, 30 तक लास्ट था, यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 25 नहीं है। तो हम अब इसमें क्या ढूंढेंगे, हमने फैक्टर भी ढूंढ लिए, कॉमन भी ढूंढ लिए, अब हम इसमें ढूंढेंगे हाईएस्ट। तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर जो कि कॉमन है वो कौन सा है, 15। तो HCF क्या होगा, 15। हो गया आसान, समझ में आ गया। HCF है 15, 30 एंड 75, इसका HCF होगा 15। आ गई समझ में। इसको निकालना कैसे है, इसकी इजी ट्रिक हम आगे जाके आपको बताएंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अब हम समझेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 3 एंड 7, दो छोटे नंबर लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एलसीएम में क्या चीज निकालते हैं हम, मल्टीपल निकालते हैं। ये रहा मल्टीपल, ये रहा कॉमन, ये रहा लीस्ट। तो सबसे पहले हम पीछे से जब शुरुआत करेंगे तो हम निकालेंगे मल्टीपल। मल्टीपल यानी हम टेबल लिखेंगे 3 की। थ्री के मल्टीपल निकालने के लिए 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21 एंड सो ऑन। नाउ 7 की टेबल लिखेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स लिखे तो अब हमें क्या हो गया, मल्टीपल समझ में आ गए। अब दूसरी चीज क्या है, कॉमन। कॉमन पे आओगे, 3 और 7। अब इसमें देखोगे इसमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, यहां तक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, फिर 6 है, फिर 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो बच्चों, कौन सा मल्टीपल है, 3 के बाद में 3 6 9 12 15 18 कुछ भी नहीं है, सीधा यहाँ पे 21 है, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, राइट। तो हमें दूसरी चीज समझ में आ गई कि हमने पहले मल्टीपल्स ढूंढे, फिर कॉमन ढूंढा। अब हम क्या ढूंढेंगे, लीस्ट या लोएस्ट, सबसे छोटा वाला कौन सा है। तो अब क्या है कि ये लीस्ट है, लोवेस्ट है, तो हमें आगे नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, और वो क्या है 21। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 and 7 will be 21। अंडरस्टूड। नाउ एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। व्हाट क्लियर हुआ, अब हम समझेंगे हाउ, कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, राइट। देखो बच्चों, यहाँ वाला जो ये वाला वीडियो है उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूंगी, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है,
पूरा की पूरा चैप्टर हम यहाँ कवर कर देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या है पीवाईक्यूज है वो हम लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे। उसमें आपसे डाउट्स, आपके जो डाउट्स है वो भी सॉल्व होंगे। उसके अलावा हम एक क्विज रखेंगे, जो बच्चा उस क्विज को टाइमली सॉल्व कर लेगा उसके लिए अट्रैक्टिव प्राइजेस भी है ना। और ये हमारा जो वीडियो पूरा हो जाएगा उसके बाद कुछ थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिलेंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो, सारी चीजें आपको पता रखनी है, सारी नोटिफिकेशंस चाहिए, तो प्लीज हमारे जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहे हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए, सब फ्री है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू टेक आउट HCF। अब हम आते हैं हाउ पे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि HCF को निकालते कैसे हैं। HCF में आता है 48 और 72, दो नंबर्स अगर आपको दिए हैं तो उसके HCF को कैसे निकालते हैं। HCF और LCM के लिए कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको समझना कैसे है कि जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें HCF निकालना है कि LCM। एक तो मैंने ऑलरेडी बता दी, डिविजिबल बाय और डिवाइड, है ना, दो मैंने कीवर्ड्स बताए। उसके अलावा काफी सारी चीजें हैं जो हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो 48 का अगर आपको HCF निकालना है तो हम सबसे इजी मेथड यूज करते हैं, ट्रिकी मेथड। बहुत आसानी से आपको HCF आ जाएगा और आप फटाफट निकाल भी पाओगे, मैथ्स आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। छोटी क्लासेस में भी आपने किया है, अगर आप भूल गए हो तो हम ब्रश अप करते हैं अपनी नॉलेज। इसको हम 8 लिखा हुआ है यानी इवन नंबर है, इवन नंबर सारे 2 से डिवाइड होते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक जो छोटे नंबर्स होते हैं उसी से हम इनको डिवाइड करते हैं, राइट। देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे जो नंबर हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। मतलब ये जो नंबर है वो सिर्फ दो नंबर्स की टेबल में आते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा है 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, राइट। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9। ये सारे कितने हो गए? ये सारे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स। ये सारे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स। ये फैक्टराइजेशन करने के बाद आप ये सारे नंबर ऐसे लिखोगे। आप 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 4 बार, चौथी बार ये रहा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, फिर आपका है 3। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। फिर आप लिखोगे 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कितनी बार है? 2 3 बार है, राइट। फिर 3 कितनी बार है? 2 बार है। अब क्या करोगे? इसमें से जो कॉमन नंबर्स है वो निकालोगे। 1 2 और 3, तीनों में 3 3 2 है और कुछ है, एक है 3। कितने नंबर हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमने क्या किया? हमने सिर्फ जो कॉमन नंबर्स थे उनको एक एक बार लिख लिया, मतलब दोनों में आ रहे थे तो मतलब 2 बार आए। आप क्या करोगे? इसको एक एक बार लिख दोगे। हो गया आपका ये सारा जो आपका लिखा आपने 4 नंबर, वो चारों नंबर क्या है? HCF है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका HCF निकल आएगा। इतना इजी, इतना इजी। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 3 जा 24। So HCF of 48 and 72 is 24। 24 क्या है? 24 ऐसा नंबर है जो 48 और 72 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? LCM की तरफ। LCM भी हम कैसे निकाल सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट। तो चलो अब हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं जिसका हमें LCM निकालना है।
जैसे कि आप ले लो 21 एंड 42 ले लेते हैं, ठीक है। दो नंबर अगर एक दूसरे को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम होता है। दो नंबर अगर एक दूसरे को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये एक अच्छी चीज है जो अगर आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। मैंने शुरुआत में ही बोला कि एक नोटबुक और एक पेन आप अपने साथ रखोगे ही, ठीक है। तो देखो 21 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया 42, मतलब 21 42 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो 21 क्या हुआ, एचसीएफ हुआ, और 42 क्या हुआ, एलसीएम हुआ। ये एक पेयर हमने लिया। तो आपको क्या समझ में आ गया कि अगर इस टाइप के नंबर्स है तो एचसीएफ एलसीएम बिना कुछ किए कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम दूसरी तरीके के नंबर लेंगे, जैसे कि आप 21 और 45 ले लेते हैं, और उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। 21 एंड 45, चलो अब इसमें सीखते हैं कि एलसीएम की मेथड क्या है, ट्रिक क्या है, कैसे निकलता है। ये 21, इसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, क्या आया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ये दो नंबर आ गए, प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 21 के। 45 के प्राइम फैक्टर्स 3 5 एंड 3, ठीक है। तो हम इनको पहले ऐसे लिख देते हैं, 21 3 इंटू 7, और 45 उसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि हम इसमें भी क्या ढूंढेंगे, एलसीएम में क्या होता है, मल्टीपल। यहां से शुरू करेंगे, तो ये दो मल्टीपल है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे। एलसीएम में एक दूसरी चीज होती है जो एचसीएफ में नहीं होती। इसमें क्या करते हैं, हम जितने भी नंबर अलग अलग हमें दिख रहे हैं उनको हम एक साथ लिख देंगे। जैसे एक 3 है, एक 7 है, एक 5 है। ये तीन तरीके के इंसान, एक जीव, मतलब तीन नंबर हमें दिख रहे हैं। इन तीनों नंबर्स को हम लिख लेंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर दोनों के फैक्टराइजेशन में नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनकी हाईएस्ट पावर क्या है। 3 यहाँ पे एक बार आया है, 3 यहाँ पे दो बार आया है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2 हुई ना। तो इसकी पावर लिख देंगे 2, मतलब 45 में 3 दो बार आ रहा है, 21 में 3 एक बार आ रहा है, समझ गए। अब 7 की पावर, इसमें 1 है, इसमें 0 है, क्योंकि 7 है ही नहीं। तो 7 की हाईएस्ट पावर क्या हुई, 1 हुई। अब 5 को देखेंगे, 5 की हाईएस्ट पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है। तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या हुई, 1 हुई। अब एलसीएम में 3 इंटू 3 9, 7 5 जा 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 28 29 30 31, आ गया एलसीएम। हाँ ना, इजी, अंडरस्टूड, क्लियर, आगे बढ़े, चलो। एक ये आपकी रिलेशनशिप है एलसीएम और एचसीएफ और नंबर्स के बीच में। वो जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ तब लागू होता है जब दो नंबर्स दिए। जैसे हमने अभी देखा था 48, जस्ट अभी हमने देखा था 48 और 72, देखा था ना। तो ये जो दो नंबर्स हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे हमने एचसीएफ क्या निकाला था 48 और 72 का, हमारा एचसीएफ निकला था 24 निकला था। तो हम क्या करेंगे कि हमको अगर एचसीएफ पता है जो कि 24 है, तो और हमें एलसीएम नहीं पता है,
कि इसका एलसीएम क्या है, तो बजाय इसके कि हम इसका एलसीएम निकालें, हम क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप में वो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो विदाउट टेकिंग आउट एलसीएम वी कैन नो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स बाय पुटिंग द वैल्यूज और द इंफॉर्मेशन वी हैव बीन गिवन इन अवर क्वेश्चन। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू 48 into 72 upon 24. 24 2 ja 48. So 2 2 ja 4, 7 2 ja 14. LCM will be 14. You can cross check using the prime factorization method. LCM निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके क्रॉस चेक कर सकते हो क्या क्या ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं, जो एलसीएम निकला है वो सही है कि नहीं। चलो आगे बढ़े। पहले आपके कोर्स में एक चीज होती थी जिसको बोलते थे यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपके कोर्स से वो चीज हट गई है, लेकिन कहीं कहीं पे किसी किसी स्कूल में टीचर्स यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी एचसीएफ निकालना सिखा रहे हैं। जहां बच्चों को जो भी मेथड इजी लगता है वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जनरल तरीके से समझा रही हूँ कि एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में जो चीज पढ़ी है वही यहाँ पे है, तो इजिली आपको ये मेथड भी समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे हम पहले डिवाइड करते थे 35 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और आपका रिमाइंडर आता था 5। तो हम क्या करते थे कि ये जो 35 है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 5 6 जा 30 यानी 6 इंटू 5 प्लस 5 ऐसे लिख सकते थे। ये रिमाइंडर होता था और उसके बाद ये होता था डिवीजर, इसको बोलते थे डिविडेंड और इसको बोलते थे क्वेश्चन, राइट। तो उसी चीज को लेके हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो हम यहाँ पे सीखते हैं। ये एक दूसरा मेथड है एचसीएफ निकालने का। जो पहला मेथड था अगर वो इजी लगता है तो आप वो यूज करो, ये इजी लगता है तो आप ये यूज करो। जैसे आपको जीएसडी यानी एचसीएफ निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इसको हम जीएसटी भी बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। कंफ्यूज मत होना, कभी जीसीडी आ जाए तो समझ जाना कि जीसीडी ही एचसीएफ है। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम निकालना है, लेकिन आपको जो मैंने अभी अभी रिलेशनशिप बताया उसको यूज करके इन्होंने एलसीएम निकाला है पहले एचसीएफ निकाल कर। एचसीएफ कैसे निकाला है, डिवीजन मेथड से। कैसे किया है वो देखो, 180 और 144 दो नंबर्स इन्होंने लिए हैं, उसमें क्या किया है उन्होंने कि 144 और 180 को डिवाइड किया है, तो 144 यहाँ लिखा, 180 अंदर लिखा, तो आया 144 और रिमाइंडर बचा आपका 36। ऐसे हम लोग करते थे ना पहले। ये क्या आया, क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन कहाँ लिखते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका रिमाइंडर, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो रिमाइंडर है और ये जो डिवीजर है, ये रहा आपका डिवीजर को हम डिविडेंड बना लेंगे। यहाँ पे ये डिवीजर था। ये मेथड आपको समझने के लिए ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम लिखते हैं डिविडेंड, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवीजर, जिसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो आपका आंसर आता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन, और जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, राइट। तो हम क्या करेंगे कि डिवीजर, जो आपका डिवीजर था वो यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो आपका रिमाइंडर था उसको आप डिवीजर बना दोगे, उससे डिवाइड कर दोगे, और फिर 4 क्या आएगा आपका क्वेश्चन यानी आपका आंसर आएगा। कैसे, जो आपका 144 था, ये देखो ये 36 है, ये वाला जो 144 है उसको हम यहाँ लिख देंगे। फिर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 4 से जाएगा, और 4 36 4 जा 144 और रिमाइंडर बचेगा 0। ये देखो, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है
तो आपका जो डिवीजर है वो बन जाता है जीएसडी यानी कि एचसीएफ। आपका एचसीएफ क्या निकला 36। इसी को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो हम क्या करेंगे 180 और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें जो कॉमन नंबर्स होंगे वो निकालेंगे और हमको मिल जाएगा हमारा एचसीएफ यानी कि 36। 36 ऐसा नंबर है जो 144 और 180 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है और रिमाइंडर बचता है 0। समझ आई बात मेरी? समझ गए? ये भी एक मेथड है जिससे आप एचसीएफ निकाल सकते हो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इजी लगता है तो आप उसी मेथड को यूज करो, अगर ये इजी लगता है तो इसको यूज करो। इसके लिए आपको क्या समझना है, एक तो ये आपको मेथड करना है जिसमें आपको डिविजर बाहर डिविडेंड अंदर, इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको यहाँ ले आएंगे, लास्ट में जब 0 आ जाता है तो ये जो नंबर होता है वो एचसीएफ, एचसीएफ यानी जीसीडी होता है। एक बार एचसीएफ निकल आया तो आपकी वो जो मैंने रिलेशन बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसमें रखेंगे दोनों नंबर रखेंगे यानी कि 180 और 144। एचसीएफ निकाला था 36, एलसीएम इंटू 36, फिर एलसीएम इज इक्वल टू ये दोनों नंबर इधर ही रहेंगे, 36 नीचे डिवाइड कर देगा तो जो नंबर आएगा वो आएगा आपका एलसीएम। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम सारी चीजें आपकी सॉल्व करेंगे, सारे डाउट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आप 100% मार्क्स लेके आए, क्योंकि मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर लाके अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हो। राइट? चलो टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मैंने बात की थी वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स अगर आपको निकालने हैं तो एक चीज समझ के चलना, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। आपको अगर 48 और 72 का जो आपने क्या निकाला एचसीएफ निकाला वो क्या निकला था 24 निकला था, तो ये जो नंबर जो एचसीएफ निकलता है वो हमेशा दोनों नंबर से या तो छोटा होगा या फिर जो है इस नंबर के इक्वल हो। कैसे? मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आप 21 और 7 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 7 होगा। 7 क्या हुआ? जो छोटा नंबर है उसके इक्वल हुआ, तो जो भी आपका एचसीएफ निकलता है वो या तो दोनों नंबर से छोटा होगा या फिर छोटे नंबर के बराबर होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि जो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो दोनों नंबर को डिवाइड होता है, जब वो डिवाइड करता है, जब वो छोटा होगा तभी तो डिवाइड करेगा, जो बड़े हैं वो मल्टीपल है वो तो बड़े होंगे, तो जो एचसीएफ निकलेगा वो या तो दोनों नंबर से छोटा होगा या फिर जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर। क्लियर है ये चीज? बिकॉज नो कॉमन फैक्टर कैन बी लार्जर देन द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर ये लार्जर होगा तो डिवाइड कैसे करेगा? क्लियर है ये जो टिप्स है वो सारे आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जो आपको नोट्स देंगे वो तो होंगे ही, हम तो आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही, वो सारे के सारे प्रिंटेड नोट्स होंगे, लेकिन अगर आपने अपनी लैंग्वेज में अपने हाथ से कुछ लिख लिया तो वो आपको हमेशा याद रहेगा और आपको रिवाइज करने के टाइम पे बहुत आसान लगेगा। राइट? इट इज द एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ ए बी सी, it is the smallest number that is exactly divisible by all the numbers। मैंने क्या बोला था कि एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल होता है। मल्टीपल क्या होता है? डिवाइड होता है, करता नहीं है। तो ये वो नंबर है जो तीनों, मतलब अगर 3 नंबर्स हैं वो तीनों नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं, मतलब जो हमें एलसीएम वाला नंबर मिला है ना वो इन तीनों नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम क्यों निकालते कि ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों नंबर से या चारों नंबर से या दोनों नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे। राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ हम स्पेशल केस पढ़ेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लिविंग रिमाइंडर आर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं
इफ अ नंबर लीव्स द सेम रिमाइंडर आर व्हेन डिवाइड्स बाय ए बी एंड सी। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के खोल के देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें आपसे बोला जाता है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों से डिवाइड हो और हर बार वो एक ही रिमाइंडर आर छोड़े। ठीक है, देन रिक्वायर्ड नंबर, फिर आपको कैसे निकालना है कि उन तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लेना है और उसको उसमें आपको आर प्लस कर लेना है। ये जो के लिखा हुआ है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आगे आपको जब एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी तब बताऊंगी कि के को कैसे मल्टीप्लाई करना है। कोई भी आपको नंबर दिए होंगे तो आपसे पूछेंगे कि ऐसा कोई नंबर जो डिवाइड हो, जो डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में ही एम आता है यानी मल्टीपल। मल्टीपल निकाल के, एलसीएम निकाल के उसमें आप इस रिमाइंडर को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, अ नंबर गिव्स रिमाइंडर 1 when divided by 5, 7 and 9, what is the smallest such number? जब जो है कोई नंबर 5, 7 और 9 से डिवाइड होता है तो हर बार एक ही रिमाइंडर देता है, वो होता है 1। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 9, ठीक है, वो निकालेंगे और उसमें हम 1 यानी रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस रिमाइंडर 1, तो हमको आंसर मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे और 1 छोड़ेंगे। देखो कैसे, एलसीएम निकालने के लिए 5, 7 और 9 में 9 ही ऐसा नंबर है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है। तो हम 9 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको मिलता है 3 into 3। 5 के फैक्टराइजेशन में 5 into 1, 7 के फैक्टराइजेशन में 7 के फैक्टराइजेशन में क्या मिलेगा हमें, 7 into 1। तब हम अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो अलग हैं। जैसे 3 है, ये 2 बार है, फिर 5 है, फिर 7 है, 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि 1 से अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम वो सारे नंबर लिख देंगे जो अलग अलग है, मतलब 3 तरीके के लोग हैं हमारे पास, जो है 3 into 5 into 7, राइट। फिर हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर लिखते हैं। 3 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 3 2 बार है, इन दोनों में है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2। 5 एक बार है, दूसरे में नहीं है। 7 एक बार है, बाकियों में नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 1। तो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 into 3 9 into 7 5 जा 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, क्या आ गया आपका 315, राइट। तो 315 क्या है, एलसीएम है, मतलब ये जो तीनों नंबर हैं 3, 5 और 5, 7 और 9, वो 315 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर ढूंढो जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड करें लेकिन रिमाइंडर 1 छोड़ दे। तो आप क्या करोगे, 315 में +1 कर दोगे तो आ जाएगा 316। तो ये वो नंबर है जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड करेंगे और 1 रिमाइंडर हर बार छोड़ेंगे। 5 भी 316 को डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, 7 भी 316 को डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, 9 भी 316 को डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। A number when divided by 6, 8 and 12 leaves a remainder of 4। ये रहा आपका एक होमवर्क, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है जिसको आप होमवर्क में करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे कि आंसर क्या आया। सेम तरीके से करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसमें रिमाइंडर 4 है, उसमें रिमाइंडर 1 था। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
एलसीएम कंपेयर टू नंबर्स, जैसे मैंने बताया था कि एचसीएफ सारे नंबर से छोटा होता है या स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर होता है। एलसीएम क्या होता है, सारे नंबर से बड़ा होता है या फिर बड़े नंबर के इक्वल होता है। वो छोटे नंबर के इक्वल होता था, ये बड़े नंबर के इक्वल होता है या फिर उससे भी बड़ा होता है, क्योंकि मल्टीपल बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। ठीक है, द एलसीएम इज ग्रेटर देन or equal to the greatest of the given numbers because it must be at least as large as the largest number to be divisible by all। मतलब ये कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए ताकि उसको सारे के सारे नंबर डिवाइड कर पाए। ठीक, अंडरस्टूड, समझ में आई ये बात। मल्टीपल यानी बड़ा नंबर, जितने भी नंबर्स होंगे वो सबसे बड़ा होगा, राइट। Multiple will be greater than all the numbers or multiple can be equal to the largest number, right? जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल होगा या फिर सबसे बड़ा होगा। HCF सारे नंबर से छोटा होगा या फिर जो सबसे छोटा नंबर है उसके इक्वल होगा। अंडरस्टूड, चलो जैसे इसी के एग्जांपल में आप 721 देख रहे हो, 721 एक दूसरे को डिवाइड कर दें तो इसका जो एलसीएम होगा 21 होगा। तो एलसीएम क्या है, बड़े नंबर के इक्वल। ठीक, चलो आगे करते हैं। अब आपके पास दो चीजें हैं समझने के लिए। एक है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत इजी थ्योरम है, इतना जरा सा माइंड यूज करोगे और तुरंत समझ में आ जाएगी। ये थ्योरम ऐसा बोलती है कि जैसे आपको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, मैंने आपको समझाया है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर और एक 1। मतलब 3 जिसको या तो 3 डिवाइड करेगा या 1, 5 जिसको 5 डिवाइड करेगा या 1। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत पुरानी चीजें हैं, बहुत पहले क्लासेस में आपने पढ़ी हैं, छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो अरिथमेटिक की जो थ्योरम है वो ऐसा बोलती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है 12, 24, 25, 36 एंड सो ऑन, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में फैक्टराइज किया जा सकता है। जैसे 36 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये है आपका कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ दिया। इसी तरीके से जितने भी प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है। ठीक है, उसके अलावा ये बोलती है इन अ यूनिक वे एक्सेप्ट ऑर्डर। इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसा बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। दैट मीन्स अगर 25 को हम 5 इंटू 5 लिखते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिखते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिखते हैं और 36 को हम 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ दिया। अब क्या होगा कि ये जो नंबर्स हैं 36, 25, 4, 9 जो भी कंपोजिट नंबर है उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। मतलब अगर हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 9 मिलेगा। जब 9 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में फैक्टराइज करेंगे तो सिर्फ हमें 2 3 ही मिलेंगे और कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम, राइट। इसका यूनिक का मतलब यही है कि कितनी बार भी किसी भी तरीके से प्राइम नंबर्स के रूप में अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को तोड़ा जाएगा तो वो जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। उसके बाद आता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। अभी ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है हम इसको 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर इस ऑर्डर में भी हम इसको लिखेंगे तो भी हमें 36 ही मिलेगा और कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर
इन विच दे आर रिटन। प्राइम फैक्टर्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सेम रहेगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम ही नंबर मिलेगा। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो लागू होती है किसी भी कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ दें तो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, मतलब जो जो नंबर है वो वही नंबर रहेंगे, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं आएगा और न ही हम किसी नंबर को बीच में से हटा पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर 10 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 है तो हम उसको 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। समझ आया? एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर का मतलब ये है। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी बुक में दिया है, जो यहाँ लिखा है, वो दोनों ही सही है। आप कोई भी स्टेटमेंट याद कर सकते हो, समझो, फिर याद करो और अपने माइंड में बिठा लो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये है, क्योंकि आगे जो इर्रेशनैलिटी के प्रूफ्स हैं उन सभी में ये वाली थ्योरम यूज होगी। ठीक है, चलो इसी पे बेस्ड इन्होंने एक दूसरी थ्योरम बनाई है जिसको बोलते, जिसका जो ये वाली जो थ्योरम है दूसरी वाली, वो पूरी की पूरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है। वो थ्योरम ये बोलती है कि अगर P एक प्राइम नंबर है तो अगर ये प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को तो डिवाइड करेगा ही। अगर a स्क्वायर मतलब 4 है तो 4 को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 को तो करेगा ही। ये दो थ्योरम्स है जो मेन दो थ्योरम्स हैं। किसमें है? रियल नंबर्स में। बहुत इजी थ्योरम है, बिल्कुल बच्चों, छोटे बच्चों वाली थ्योरम है। सिर्फ आपको उनके स्टेटमेंट्स को समझना है। अंडरस्टूड है? ऑब्वियस है कि अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर दें तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आएगा वो उसके जिसका स्क्वायर किया है उसमें तो आएगा ही। जैसे 9 3 का स्क्वायर है तो 3 अगर 9 को डिवाइड कर रहा है तो वो 3 को तो करेगा ही, करेगा ना। 25 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 को तो 5 डिवाइड करेगा ही। जैसे a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो वो a को तो करेगा ही। यही ये थ्योरम बोलती है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई परेशानी? देखो a स्क्वायर को अगर हम 36 मान लें तो 36 के फैक्टराइजेशन में अगर 2 इंटू 3 हमने अभी अभी देखा, अगर ये सारे नंबर्स आ रहे हैं तो 6 में भी तो आएंगे 2 इंटू 3, क्योंकि इसका ही तो स्क्वायर है 36। 6 इंटू 6 ही तो होता है 36। ठीक है, जो इसका प्रूफ है उसमें यही बोल रहे हैं कि 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ये होता है तो ये जो 2 और 3 है वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ तो आएंगे ही। इफ p is a prime and p divides a square then p divides a। समझ आई बात? जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसी में से डिराइव की है ये वाली थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, किसी भी कंपोजिट नंबर को। तो ये कंपोजिट नंबर रहा, इसको हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। इसकी जगह पे हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये जिसका स्क्वायर है, ये जिसका स्क्वायर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर है वो यहाँ पे तो आएंगे ही। मतलब जो स्क्वायर में नंबर है वो उस जिस नंबर का वो स्क्वायर है उसके में भी, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी वो सेम नंबर आएंगे। इसके और एग्जांपल दो और देती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका 4 ले लो, जैसे कि आप 8 ले लो, जैसे कि आप 81 ले लो। ठीक है, अब जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो 4 का तो ये होता है 2 इंटू 2। 2 और 2 क्या है? दोनों प्राइम है। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ये जो 2 है वो 2 की टेबल में आएगा ना। 4 2 की टेबल में आ रहा है तो 2 तो 2 की टेबल में आएगा ही, क्योंकि ये इसी का स्क्वायर है। बात समझ आई? 81 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो आएगा, ये आएगा कि नहीं? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81।
अब ये किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 में क्या आता है? 3 इंटू 3। वो क्या रहा? ये रहा। ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर आते हैं वो ए में तो आएंगे ही, ए के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आएंगे ही, यही ये थ्योरम बोलती है। जो चीज है उसी को वो बता रही है, उसी को आपको समझना है। सिंपल। ये दो थ्योरम है, क्लियर हो गई। उसको कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। इसमें इरेशनल नंबर जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, √3, √2, पाई, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ना तो वो कभी खत्म होते हैं और ना ही वो कोई भी नंबर उनके डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट होता है। कैन नॉट बी रिटर्न, इनको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, टू क्या है? प्राइम नंबर है। इसका जो √2 होगा वो होगा इरेशनल। इसको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन इसका करेंगे तो वो ना तो रिपीट होगा ना कभी टर्मिनेट होगा। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10th स्टैंडर्ड में हमको ये प्रूफ करना होगा कि ये इरेशनल है। हमको पता है लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना है। जो हमने अभी अभी दो थ्योरम पढ़ी है उसी के बेस पे हम प्रूफ कर देंगे कि √2 इज इरेशनल। ठीक है, चलो करते हैं। चलो लेट एज्यूम, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। लेट्स एज्यूम दैट √2 is ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर सिर्फ दो तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर ये चीज प्रूफ हो गई कि कोई नंबर रेशनल नहीं है तो हम लास्ट में ये बोल सकते हैं कि यार रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। ठीक है, तो इसी चीज को, इसी को बेस मानते हुए हम √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो अगर हमने ये मान लिया कि √2 रेशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, राइट। अब एक चीज और है जो शायद आपको पता हो, नहीं भी पता हो तो मैं बता सकती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ कि जैसे दो नंबर है 2 और 7, 5 और 3, ऐसे कई नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 12 है तो इसके साथ में आप 5 ले लो, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे जो नंबर होते हैं जब हम इनका HCF निकालते हैं तो अगर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इनका HCF निकलता है 1। 5 और 3 का HCF 1, 2 और 7 का HCF 1, क्योंकि जब हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनमें हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनको बोलते हैं को प्राइम्स। समझ आई बात? को प्राइम्स। ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ पे यूज करके चलेंगे तो ही हम √2 को इरेशनल प्रूफ कर पाएंगे। तो हमने बोला कि √2 रेशनल है, मतलब हम इसको p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यही होता है रेशनल नंबर में, होता है ना। अब एक चीज होती है कि जैसे हमारा 4/2 है तो हम इसको काट देते हैं तो 2/1 आ जाता है, आता है ना। तो हमने 2 से क्यों डिवाइड किया दोनों को? क्योंकि इन दोनों 4 और 2 का जो HCF है वो 2 है, राइट। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में ले आए 2 और 1 के फॉर्म में, तो अभी इन दोनों नंबर का जो HCF है वो, इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 होगा। 2 और 1 का जो HCF है वो 1 होगा, मतलब 2 और 1 क्या है? को प्राइम है। और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन और दिस रेशनल नंबर। तो हमने अगर यहाँ पे √2 को p/q माना है तो हम क्या करेंगे कि अब हम बोलेंगे कि इसको हम a और b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर a and b आर को-प्राइम्स, वेयर a and b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स क्या होते हैं? जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है,
क्योंकि ए और बी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं। अगर हमारा 4/2 था तो हमने उसको काट के 2/1 कर दिया है। अब आगे वो कट नहीं सकता क्योंकि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को काट पाए, मतलब उनका HCF 1 है और वो दोनों को-प्राइम्स हैं। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि √2 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं और a और b क्या है, को-प्राइम्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया √2 इज इक्वल टू a/b। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। जब भी किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये आएगा आपका ये। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 2 इज इक्वल टू a² अपॉन b²। तो इसको हम लिख सकते हैं, a इधर लेके आएंगे तो 2b² इज इक्वल टू a²। a² इज इक्वल टू 2b²। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। देखो बच्चों, अब क्या है कि ये जो 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो ये पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 2, अब मैंने क्या बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से नंबर को डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 इस पूरे नंबर को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो 2 इसका फैक्टर है, और ये किसके इक्वल है, a² के, मतलब 2a² का एक फैक्टर है। दैट मीन्स 2 इज अ, therefore 2 is a factor of a²। इतनी बात समझ आई। हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक p² वाली थ्योरम पढ़ी थी, राइट। तो अगर 2a² का फैक्टर है तो 2a का फैक्टर तो होगा ही, होगा ना, वही थ्योरम पढ़ी थी ना हमने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore 2 is a factor of a अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। थ्योरम क्या बताती है, अकॉर्डिंग according to the theorem, if a number divides, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाँ फुल लिख लेना, if a number divides a² it will divide a and so on, यहाँ पे लिख लेना, if a number divides a² it will divide a। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम इसको, हमने ये चीज मान ली, तो अब हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि a का एक फैक्टर है 2, मतलब 2 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमें a मिलेगा। a यानी समझ लो 4 है, 4 को 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो हम 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 2 जा 4। अगर यहाँ पे 6 है a की जगह पे, 2 6 को भी डिवाइड करता है, तो 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 आएगा, आएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, c को हम कोई भी इंटीजर मान ले रहे हैं कि 2 को अगर हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a मिलेगा, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर c इज एनी इंटीजर, राइट, a इज इक्वल टू 2c। तो c को हम, अगर a 6 है तो c 3 है, अगर a 4 है तो c 2 है, अगर a 8 है तो c 4 है, क्योंकि 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो c कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। इतना क्लियर है, क्लियर है। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये जो आपका a इज इक्वल टू 2c है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, ये जो सेकंड इक्वेशन है जिसमें a इज इक्वल टू 2c लिखा है उसको हम इसमें पुट कर देंगे। लेट मी हाईलाइट दिस वन, राइट। ये वाली जो इक्वेशन आपकी बनी है उसको आप कहां पे लिख दोगे, फर्स्ट में लिख दोगे, जो कि आपका क्या था, a इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, राइट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसमें लिखेंगे a की वैल्यू तो ये हो जाएगी 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। हमने क्या किया, a की जगह पे 2c लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर लिख सकते हैं। दिखाई दिया, समझ में आया इतनी बात। अब इसको ध्यान से देखो, हमने क्या किया, a की जगह पे 2c रखा, उसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 स्क्वायर था ना, तो c का भी स्क्वायर हुआ, 2 का भी स्क्वायर हुआ। यहाँ पे 2b स्क्वायर था, हमने 2 और 4 को काट दिया तो हमें ये चीज मिल गई, ठीक है। 2c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर ले गए, 2c स्क्वायर को उधर ले गए, ठीक है। तो आपकी ये जो तीसरी चीज हमें मिली है ये वाली, ये रही तीसरी चीज। आप इसको अब यूज करोगे, इसमें से आपको वही सेम चीज दिखेगी जो यहां दिख रही थी। हमने बोला था अब अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो पूरा 2 2 कट जाएगा, मतलब 2 जो है वो बी स्क्वायर का फैक्टर है। देयरफॉर 2 is a factor of b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखा था 2 is a factor of a स्क्वायर, अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 is a factor of b स्क्वायर, क्योंकि 2 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, if 2 is a factor of b स्क्वायर, therefore 2 is a factor of 2 is a factor of b। दो चीजें हमें मिली, क्या मिली कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, ये वाली चीज, और 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। दो चीजें मिली, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। हमने शुरुआत में एज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम्स है और √2 ए और बी के इक्वल है। को प्राइम्स है मतलब ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये पता लगा कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है कि नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो चीज हमने मानी थी वो सही नहीं है, हमने कुछ गलत मान लिया है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप वही सेम थ्योरम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, जो मैंने आपको पी स्क्वायर वाली थ्योरम बताई, वो पूरी थ्योरम आपको यहाँ पे लिखनी है अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो हम आगे इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब देखो, अब तुम्हें यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, क्या ध्यान देने वाली बात है कि हमको क्या इसमें लैंग्वेज लिखनी है, क्योंकि लैंग्वेज रियल नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप पूरी तरीके से कोई चीज समझ गए हो और उसको किस लैंग्वेज में दूसरे को समझा रहे हो। ध्यान से देखो, यही लैंग्वेज एग्जाम में लिख के आना तो फुल मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन जरूर जरूर आता है इस टाइप का कि प्रूफ करो, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एंड this contradiction has arisen
ड्यू टू आवर wrong assumption that under root 2 is rational। ठीक है, क्योंकि हमने अंडर रूट 2 को रेशनल माना था, इसलिए ये सारा खेल हुआ। तो हम बोलेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमने अंडर रूट 2 को रेशनल माना था। देयरफॉर अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल, क्योंकि दो ही तरीके के रियल नंबर होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। अगर अंडर रूट 2 रेशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल है। हेंस प्रूफ। समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई डाउट कुछ है तो कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से। रियल नंबर्स की मोस्टली सारी चीजें कवर हो गई है। अब एक चीज है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जिसमें आपको प्रूफ करना होता है कि ये कंपोजिट नंबर है। देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्यों समझाया है आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। इसमें आपसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 7 into 6 and this आर कंपोजिट नंबर। आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे इस फॉर्म में, आपको प्रूफ करना है कि वो क्या है कंपोजिट नंबर है। इरेशनैलिटी के जितने भी प्रूफ्स है अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, उनको इसी तरीके से करना है जैसा मैंने आपको बताया। जो प्लस माइनस वाले प्रूफ्स है वो थोड़े डिफरेंट तरीके के हैं, जो हम नेक्स्ट वाला वीडियो अपलोड करेंगे। जो भी लाइव सेशन हम लोग लेंगे उसमें हम उस टाइप के क्वेश्चंस आपके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अभी मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उस टाइप का आपको होमवर्क मिलेगा, आपको वो होमवर्क तुरंत का तुरंत करना है। नोट्स जो भी मिलेंगे वो रिवाइज कर लेने हैं, जो लिंक पे मिलेंगे, जो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, सारी चीजें आपको तुरंत की तुरंत रिवाइज करके अपने माइंड में बिठा लेनी है। क्योंकि जो भी चीजें हम समझाते हैं अगर आप तुरंत समझ के रिवाइज कर लोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। समझ आई? क्योंकि सब नई चीजें हैं, राइट? चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, वो आपका है जैसे 7 into 11 into 13 plus 13। इसको अगर हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है तो हमें ये बताना होगा कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। वो हम कैसे बताएंगे? वो हम ऐसे बताएंगे कि हम क्या करेंगे कि देखो जितने भी मल्टीप्लाई होने वाले नंबर है वो सारे की सारा एक है, और ये जो प्लस हो रहा है ये दूसरा है, मतलब ये ए है ये बी है। ए बी में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। तो हम इसको लिखेंगे 7 into 11। 13 बाहर चला गया, यहाँ से हट गया, यहाँ सिर्फ 13 था तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 77 plus 1 13 into 77 plus 1 78। ये मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि ये वाला नंबर मैंने यहाँ लिखा, उसको मैंने ये बताया कि ये एक नंबर है ये दूसरा नंबर है, इन दोनों को हम प्लस करके एक नंबर बना रहे हैं। जब भी बहुत सारे नंबर दिए होते थे आपको इस टाइप के a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन, तो आप क्या करते थे, इक्वेशंस होती थी उसमें से आप कॉमन निकालते थे। उसी फॉर्म में ये दिए हुए हैं, थोड़ा घुमा के दिया है, जो कंपोजिट नंबर है उसको इस फॉर्म में लिख दिया है, उसके फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, तो ये दो नंबर a और b के फॉर्म में हो गए। उसमें से कॉमन निकला 13, इसमें भी 13 है उसमें भी 13 है। 13 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 13 निकल गया तो यहाँ 7 और 11 बचा, यहाँ से 13 निकल गया तो यहाँ 1 बचा। फिर क्या करेंगे, हम अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे तो 78 आएगा। तो हमारे नंबर्स आ गए 13 और 78। तो जो भी हमारा नंबर है वो ये एक नंबर है सी, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो अगर कोई नंबर है जिसका फैक्टराइजेशन 13 और 78 है, तो अगर हम इसको और फैक्टराइज करते हैं तो 78 के फैक्टर्स होते हैं 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 3 जा 39 एंड 3 1 जा 3।
तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 78 का वो हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 3। होगा होगा कि नहीं होगा? तो ये कौन से नंबर आए? 2, 13 और 3। 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 ये हुआ। मतलब क्या हुआ कि जो भी ये नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बोलोगे कि ये जो हमारा नंबर आया है जो कि है 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि हर कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं, और यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि इसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स है, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। अंडरस्टूड? सेम तरीके से आपको ये निकालना है, सेम तरीके से, राइट? इसको किस में करोगे? होमवर्क में, राइट? 2 क्वेश्चन ये वाले होमवर्क के हो गए आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, वीडियो आपके पास है, आप पीछे करके देख सकते हो। 1 बार 2 बार 3 बार समझ में आ जाए, इसको फिर से करो बंद करके वीडियो, एक बार ये सॉल्व हो जाए फिर ये सॉल्व करो, ठीक है? इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको रियल नंबर से आपके एग्जाम्स में मिलेंगे, राइट? चलो, एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एलसीएम ऑफ 231 एंड 396 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलो ये 231 है, 231 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 7 से करेंगे, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 11 3 जा 33, 3 1 जा 3। जब हम इसको सॉल्व करने आएंगे 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 5 6, फिर 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, सीधा ये 7 से जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो वो होगा 7 इंटू 11 इंटू 3, राइट? अब हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? दूसरे नंबर का, जो कि है 396। प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, लास्ट में 6 है, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 11 9 जा 99, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सबसे पहले हम इनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं। 396 में क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3। कौन सा बच्चा फटाफट करके दिखाएगा? करो, एक स्टॉप वॉच अभी यहीं पे आप वीडियो को ब्रेक दे दो और 2 मिनट का टाइम लो इसका एलसीएम निकालने के लिए। फटाफट निकालो, उसके बाद वीडियो चालू करके देखो कि आपका एलसीएम सही निकला है कि नहीं निकला है, और आपको कितना टाइम लगा एलसीएम निकालने के लिए। 2 मिनट में निकलेगा, 2 मिनट में। 7 मिनट। अब इसमें क्या देखेंगे हम? अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इंसान है। 7 आया, 7 यहाँ पे है, 11 है इंटू 11, फिर 3 है, 11 और 3 तो हमने लिख लिए। अब हमारे पास एक बचा 2, जो कि इसमें नहीं है। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 7 सिर्फ इसमें है, हाईएस्ट पावर 1। 11 दोनों में है, दोनों में पावर 1, तो 1 आएगी। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2। 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ है ही नहीं, तो ये हो गई पावर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 77 9 इंटू 4, सॉल्व करो जल्दी से। 9 4 जा 36, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका इसका जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा। निकला? निकाल लिया? 2 मिनट लगे? 2 मिनट में निकला एलसीएम कि नहीं निकला? कितने बच्चों ने निकाल लिया फटाफट? राइट इन द कमेंट सेक्शन। डन विद दिस क्वेश्चन। आ गया आपको एलसीएम निकालना? आया?
तो यहाँ पे हम आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। होमवर्क की जो वर्कशीट है वो प्लीज कर लेना। वीडियो देखने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस करना और वो सारे होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करना। कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। इसके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे दोनों पे मिल जाएंगे। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये जो होमवर्क की वर्कशीट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्व करना बच्चों। आगे हम मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जितने भी आपके पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी सैंपल पेपर्स आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे, जहां आपके सारे डाउट्स भी हम सॉल्व करेंगे। आप कमेंट्स में हमें लिखते जाओगे, हम आपके डाउट्स उसी समय आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो वीडियो आएगा वो सेकंड चैप्टर का आएगा। उसके अलावा साइंस का एक चैप्टर हम डाल चुके हैं, साइंस का दूसरा चैप्टर भी डालेंगे। सोशल स्टडीज, इंग्लिश, सारी चीजें हम आप अपने चैनल पे कवर करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए फ्री में सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखनी है और लाइव सेशंस जितने भी हमारे शेड्यूल होते हैं उनको आपको चेक करते रहना है। अगर आप बेल आइकन ऑन कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन बेल से नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम लाइव सेशन शेड्यूल करेंगे तब। ठीक है। Keep learning, keep studying, keep watching and be confident, be regular and score 100%. Break a leg. Bye bye.